नमस्कार, मैं हूं अजय। कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रहा है। ऐसे में हर कोई लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में कैद है। बीमारी को लेकर के हर कोई चिंतित भी है। कोरोना को लेकर सभी सतर्क भी हैं, सजग भी हैं। सरकार की ओर से इस सब के बीच आयुष मंत्रालय ने घरेलू नुस्खों का गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि घर में रहते हुए आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि कोरोना आप पर आक्रमण ही न कर पाए। पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर बात करेंगे हम आयुर्वेद के एक्सपर्ट से। घर में कोरोना का रामबाण उपाय, छोटे छोटे नुस्खे, बड़े बड़े काम। आपके किचन में कोरोना से बचाओ। घर का डॉक्टर। मेडिकल साइंस का यह मूल मंत्र है और यही वो मंत्र है जो आपको कोरोना से भी बचाव करेगा। आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिससे आप घर बैठे कोरोना की महामारी से अपना और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसके लिए पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं। हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का भोजन में प्रयोग करें। दिन में एक बार पुदीना के पत्ते और अजवाइन डालकर पानी का भाप लें। सुबह शाम तिल या नारियल तेल नाक के छिद्रों पर लगाएं। वहीं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का से बनी हर्बल चाय नींबू के साथ मिलाकर पी सकते हैं। साथ ही 150 ml गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी दिन में 1-2 बार पिएं और 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह लें। इन सब घरेलू नुस्खों के साथ आसन के जरिए योग करने की भी सलाह दी गई है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। आयुष मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। कई तो ऐसी बातें हैं जो मैं वर्षों से कर रहा हूँ, जैसे साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना। आप इन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी साझा करें। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पीएम मोदी और आयुष मंत्रालय के मशवरे से घर का डॉक्टर बने और कोरोना से बचाव के लिए घरेलू नुस्खे अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मैं आपको यह भी बता दूं, हाल ही में एक मेरे परिचित डॉक्टर जो इंग्लैंड में हैं, डॉक्टर हैं, उनको खुद भी ये बीमारी हुई थी और उससे वो निजात भी पा चुके, उबर भी चुके हैं। और उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि घरेलू उपाय करना चाहिए, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं और बड़ा कारगर है। तो ये एक एलोपैथिक डॉक्टर का ये था। लेकिन मैं ये भी साफ कर दूं कि ये इलाज नहीं है। जो कुछ हम बात करने जा रहे हैं वो बचाव है, प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, आपके इम्यून सिस्टम और शरीर को ज्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए है, ताकि कोई भी कोरोना समेत कोई भी बीमारी आप पर अटैक ही नहीं कर पाए। आइए मैं मिलवाता हूं डॉक्टर गौरव शर्मा, जो हेड हैं डाबर इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के, R&D के हेड हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव, अब हमें यह समझाइए, पहले तो ये समझाइए कि भाई जिस मर्ज का इलाज पूरी दुनिया नहीं ढूंढ पा रही है, सिर्फ हाथ धोना और लॉकडाउन में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ऐसे में आप हमें ऐसा क्या बता सकते हैं जिससे हम इससे बचे रह सकते हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपने पूछी है कि एक तो देखिए, इस वायरस के संक्रमण से खुद को बचाना है, जिसके लिए तमाम जो निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि आपको हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरी ओर हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि लगभग 40% ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिनके अंदर ये वायरस है पर कोई भी रोग के लक्षण नहीं उत्पन्न हो रहे। अब ये किस वजह से है? ये है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम आज के टर्म में इम्यूनिटी कहते हैं, उसके प्रबल होने की वजह से। तो बहुत आवश्यक है इस समय कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को जितना बढ़ाने का संभव प्रयत्न कर सके वो करें। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद एक बहुत पुराना विज्ञान है और इसमें
जो शरीर की को स्वस्थ रखने के लिए उपाय बताए गए हैं वो बड़े कारगर हैं। अगर इनको लंबे समय तक सेवन करें तो बहुत ही अच्छा हो, इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। परंतु ऐसी अवस्था में जब हमारे पास कोई चिकित्सा नहीं है, कोई श्योर शॉट इलाज नहीं है, उस अवस्था में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सब उपायों का हम सेवन करना शुरू करें। अब इसमें बड़े सारे सिंपल से भी उपाय हैं, जैसे कि मैं एक एक करके आपसे इसको समझूं कि वो कौन कौन सी हमारी किचन में मौजूद चीजें हैं जिससे दादी माँ के नुस्खे के तौर पर, घरेलू नुस्खे के तौर पर हम इस्तेमाल करते रहे हैं, सदियों से हिंदुस्तान में होता रहा है। और उन्हीं चीज़ों से बनी दवाइयाँ आयुर्वेद के जरिए लोग इलाज में भी करते रहे हैं। चरक संहिता हमारे पास है जो हजारों साल पहले लिखी गई किताब है, और जिसके जरिए सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, ऐसी कई किताबें रही हैं। बहुत ही विकसित विज्ञान रहा है भारत में आयुर्वेद का। तो उसमें इस मौके पर जब पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही है, क्या मददगार किस तरीके से हो सकती है, हमें डॉक्टर गौरव बता रहे हैं। डॉक्टर गौरव, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं ताकि लोग समझ पाए। सबसे पहली बात कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी कोरोना का वायरस हो या कोई और वायरस हो, आप पर अटैक असर नहीं डाल पाए, सबसे पहली चीज आप क्या कहेंगे? ओके, डॉक्टर गौरव शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ऑलराइट, मैं अभी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। एक बात जो अभी रिपोर्ट में भी हमने दिखाई है आपको, और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। मैं कई ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूं, उसमें बहुत सारी बातें, जानकारी जो मिलती रहती है, बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ता है, उन सब से जो मैं समझ पाया हूं और इस वक्त आप रिपोर्ट में भी देख रहे हैं। तुलसी पर हमारे देश में रिसर्च भी हुआ है आधुनिक तरीके से। जिस रिसर्च का इस्तेमाल एलोपैथ करता है, उसी तरीके से रिसर्च हुआ है तुलसी पर, और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज और बहुत तरह की प्रॉपर्टीज है। डॉक्टर गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके गौरव जी, पहली बात अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की तरफ से बताएंगे, किचन के नुस्खे के तौर पर बताएंगे, तो वो क्या होगी जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे? जी देखिए, एक तो हमारे जो भारतीय परंपरा से बनाए गए खाना है, उसके अंदर हम बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंठ हो गया, लहसुन हो गया और हल्दी। ये सब बहुत ही उत्तम किस्म के ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसी स्पाइसेस हैं जो बॉडी को बहुत इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं, और इनके अंदर तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फेक्टिव। तो किचन से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले इस तरह के स्पाइसेस का, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लहसुन, इनका उपयोग हम सम्यक रूप से करें तो एक मतलब उपयोगी एक उपाय सिद्ध होगा ये। इसके अलावा हल्दी, यदि हल्दी रात को दूध में डाल के आधी चम्मच पी जाए तो ये बड़ा एक अच्छा एक और साधारण सा एक उपाय है। जी, हल्दी को दूध में डाल के, कितनी मात्रा में हल्दी, कितने दूध में मिलाकर, और इसके अलावा यदि गर्म हो वो दूध, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। जी, लगभग देखिए गरम नहीं, बहुत ज्यादा गर्म दूध ना हो, गुनगुना पीने लायक गर्म हो, और आधी चम्मच हल्दी लगभग 1 गिलास दूध में डाल के पीनी चाहिए। और साथ में अगर बहुत लोगों को नहीं इसका टेस्ट पसंद आता है तो क्या मिला सकते हैं? क्या उसमें चीनी मिला सकते हैं, या गुड़ मिला सकते हैं, या शहद मिला सकते हैं, कुछ और भी मिला सकते हैं? देखिए जी, गुड़ मिला सकते हैं और शहद, और अगर इन दोनों का भी स्वाद ना आए तो चीनी मिलाना तो हर कोई मिलाता ही है इसमें, परंतु गुड़ और शहद वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें मिलाने के लिए। गुड़ और शहद मिलाते हैं तो फायदा और ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे शरीर को मिल जाएंगे। बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन और तमाम चीज़ें जो होती हैं। जी, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ इस रिपोर्ट में कि जीरा, धनिया, लहसुन का इस्तेमाल, ये कैसे फायदा पहुंचाते हैं हमें इस कोरोना से लड़ने में?
देखिए, एक और तो ये सारी किचन में यूज़ होने वाले मसाले हैं, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद के ग्रंथों में इनको औषधियों की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो जब हमें इनका औषधीय उपयोग चाहिए तब ये उस तरह से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और रोज़मर्रा के खाने में तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें औषधि के गुण आपके रोज के खाने में आपको मिल जाते हैं जी। तो यदि आप अगर देखें आयुर्वेद के ग्रंथों में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो जीरे से बनी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो काली मिर्च से बनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारे खाने के भोजन के मसाले ही हैं, ये अलग से औषधियाँ भी हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें कब किसको किस वस्तु को किस तरह से प्रयोग करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जीरा, धनिया, लहसुन और हल्दी, ये सभी के सभी हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को, जो शरीर में है, जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ता है, जो बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उसको ये मजबूत बनाती हैं ये चीज़ें। इसलिए इनका इस्तेमाल अभी नियमित रूप से करें, चाहे वो भोजन के जरिए करें या बिल्कुल अन्यथा करें। क्या मतलब अब खाने में हम जितना इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा भी इसका यूज कर सकते हैं? जैसे कभी जीरा का पाउडर खा लिया या जीरा खा लिया, या कभी धनिया, ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी लहसुन। देखिए, इनके लिए आयुर्वेद में अलग से औषधियां बताई गई हैं, वो ले सकते हैं, परंतु इस अवस्था में जब हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करना है तो और अच्छे औषधियां आयुर्वेद में वर्णित हैं जो कि सिंगल हर्ब्स बहुत साधारणतः उपलब्ध हैं, जैसे गिलोय है या गुड़ूची भी जिसे हम कहते हैं, उसका पाउडर या उसकी घनवटी या टैबलेट आती है, गिलोय टैबलेट। गिलोय जो है वो आधुनिक अगर विज्ञान के आधार पर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। उसके अंदर इतने अच्छे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के कंपोनेंट्स हैं कि उससे बेहतर शायद ही कोई दवा होगी। इसी तरह अगर आप देखें आंवला, जो कि विटामिन सी का एक रिच सोर्स है, वो एक बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। और आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश, जो अगर आप देखें तो आयुष विभाग की या आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी में भी दिया गया है कि सुबह आप 1 चम्मच च्यवनप्राश दूध के साथ लें तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा ही कारगर और सहायक सिद्ध होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मसालों पे या इन छोटी चीज़ों पर ही आधारित रहे। ये सिंपल आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधियाँ, गुड़ूची, तुलसी, आंवला और च्यवनप्राश, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है ऐसी अवस्था में, और ये आसानी से सब जगह उपलब्ध भी होती हैं। जी, आपने बड़ा ऐसा ही कहा। मैं भी इन दिनों ले रहा हूँ जो गिलोय और तुलसी का एक लिक्विड है, दोनों को मिला करके, और वो मैं इन दिनों पी रहा हूँ आप ही लोगों के इस सलाह को मानते हुए। और ये बचपन से भी मुझे पिलाया जाता था मेरे घर में, मुझे याद है। बड़ा ही कड़वा होता है, लेकिन मुझे बचपन से पीने की आदत है, इसलिए मैं अभी भी वो पी रहा हूँ इस दौरान। तो आपने कहा कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इसके अलावा आपने जो च्यवनप्राश के बारे में कहा गौरव जी, च्यवनप्राश क्या सभी उम्र के व्यक्ति को खिलाया जा सकता है, और उसकी मात्रा क्या हो? अलग अलग उम्र के लिए क्या अलग अलग मात्रा है? बच्चे को कितना खिलाएं? जी देखिए, च्यवनप्राश एक बहुत ही उत्तम टॉनिक आयुर्वेद में वर्णित है, और वो सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉनिक है। और यदि आप देखें तो उसका मेन जो जिस पदार्थ से वो बना होता है वो है आंवला, और उसके साथ लगभग 40 के करीब और औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ उसके अंदर मिली होती हैं। और हमने अपने डाबर के रिसर्च अनुसंधानों में आधुनिक पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो इम्यूनिटी के पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर इसको स्टडी भी किया है, और ये पाया है कि ये जो बड़े इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के मार्कर्स होते हैं, एनके सेल्स जो होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, उनके बूस्टिंग के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो ऐसे में मैं बोलूँगा, और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए हमारे यहाँ एक क्लिनिकल स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में यदि च्यवनप्राश का निरंतर सेवन कराया जाए तो वो जो सर्दी खांसी जैसे टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं उनको कम करने में बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध हुआ है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपने जब स्पेसिफिकली एज ग्रुप की बात की है, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी च्यवनप्राश एक बहुत ही उत्तम टॉनिक है। और जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बुज़ुर्ग लोगों में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, और ज़्यादातर जो मोर्टेलिटी है वो या तो बुज़ुर्ग लोगों में हो रही है या उन व्यक्तियों में है जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी है। तो ऐसे में मेरा तो एक ये रिकमेंडेशन रहेगा कि बुज़ुर्ग लोग च्यवनप्राश का निरंतर सेवन करें,
और ये उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और अदरवाइज भी रूटीन बेसिस पे भी वो लंबे समय तक इस टॉनिक को ले सकते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा ये। जी, मतलब तो अभी तक जो हम और बात एक कर बात पाए, मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है तो आजकल शुगर फ्री च्यवनप्राश भी उपलब्ध है, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एडवाइजरी में भी बोला गया है कि यदि डायबिटिक कोई है तो वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकता है। क्या तो बात बड़े है? लोगों में यदि अगर कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल वाला जो साधारण है, अगर शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो वो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक जो मैं एक बार रैप करता हूँ, चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि एक बार तो आपने कहा कि जो मसाले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें, इन दिनों खाएं, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, काली मिर्च हो, गरम मसाले हों, इन सब का फ़ायदा है और इससे लड़ने में मदद मिलेगी। हल्दी का सेवन करें, दूध में डाल करके आप पी सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। तुलसी, गिलोय जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं आप। सब कुछ बाजार में उपलब्ध है। डाबर बहुत सारे तमाम इन चीज़ों का प्रोडक्ट मार्केट में लाती है और बहुत ही कायदे से आधुनिक रिसर्च के आधार पर, जैसा खुद कह रहे हैं हमें डॉक्टर गौरव शर्मा, जो खुद है R&D डाबर इंडिया के R&D के इंडिया के हेड हैं। इसके साथ साथ लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि ये ना समझ लीजिएगा कि ये हम वो दवाई बता रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो भी गया या उसके लक्षण भी हैं तो ये खा लिए तो आप ठीक हो गए। आपको अगर कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये इलाज नहीं हम बता रहे, ये हम बता रहे हैं प्रिकॉशन। ये हम बता रहे हैं कि एक जनरल हेल्थ को इम्यून बनाए रखने के लिए, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें डॉक्टर साहब समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी आदत है हमारी, हम भारतीयों की, मैं तो कहूंगा कि अगर अखिल भारतीय कोई ड्रिंक होना चाहिए तो उसको चाय हम कहेंगे कि हम भारतीय बहुत ज्यादा चाय पीते हैं और हर कोई चाय पीता है, ज्यादातर लोग। और उस चाय में मैं देख रहा हूं बहुत सारी, एक लंबी लिस्ट है मेरे इस रिसर्च में, जो आप कंफर्म कीजिए कि तुलसी डाल सकते हैं क्या हम, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल चाय के जरिए करें तो ये भी हमें फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये एक और अच्छा एक तरीका हो सकता है जिससे इन लाभ देने वाली औषधियों का निरंतर प्रयोग किया जा सके, क्योंकि चाय की आदत तो हम सभी को है। जब हम दिन में 1 या 2 बार चाय पीते हैं तो उस समय इन चीज़ों को अगर चाय में डाल लिया जाए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो शरीर में जाती रहेंगी और अपना जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो करती रहेंगी, जो अपना लाभकारी गुण है वो शरीर को देती रहेंगी। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चाय नहीं भी पीता है तो वो सिंपल पानी उबाल के उसमें दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, इन चीज़ों को डालकर और थोड़ी देर उबालकर उस पानी का सेवन करे तो भी उसको वो लाभ देगा। एक तो गर्म पानी अपने आप में ही गले में काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, और साथ में अगर इन औषधियों के साथ उसको उबाल के काढ़े की फॉर्म में बना के लिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा। जी, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं हमारे किचन में, तमाम ये चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से खरीदना पड़े आपको। इसके अलावा जो बता रहे हैं डॉक्टर गौरव कि आप च्यवनप्राश खरीदिए, आप गिलोय और तुलसी के रस को खरीदिए, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। और भी कई मेडिसिन हैं जो स्पेसिफिकली ख़ास तौर से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बनाए गए, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन ये तो किचन में मौजूद चीज़ें हैं जिनको तो तुरंत शुरू कर दे सकते हैं आप। डॉक्टर गौरव, आपने कहा कि गर्म पानी से सूदिंग रहता है थ्रोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आज ट्वीट किया है और कहा है कि आयुष के इन तमाम सुझावों को मानिए, पालिए, इससे फायदा होगा। गर्म पानी का जिक्र उन्होंने भी किया है। ये गर्म पानी का क्या करिश्मा है? जी, देखिए, अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांत से देखें तो गर्म पानी एक बहुत ही लाभकारी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत सारे दोषों का जो कि इस अवस्था में शरीर को रोगी बनाते हैं उनका शमन करता है। और यदि आप अगर आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो गर्म पानी आपको गले में थोड़ी बहुत इरिटेशन या कुछ सीजनल इन्फ्लामेशन है या सीजनल फ्लू वगैरह है हो रहा है माइल्ड सा, तो उस इरिटेशन में आपको आराम पहुंचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि इस समय कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन, कोई इरिटेशन, कोई एलर्जिक रिएक्शन जिसकी वजह से कोई खराश, इरिटेशन या इन्फ्लामेशन है, वो एक ऐसा चीज़ बन जाती है जिसमें कोई दूसरा इन्फेक्शन, जिसको कि हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं,
बैक्टीरिया, वायरस कोई भी, वो तुरंत घर कर जाता है। तो यदि आप गर्म पानी निरंतर पीते रहते हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, उसको आपके शरीर में आने से रोकने का काम करता है। और आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से तो ये दोषों का शमन करके शरीर को के दोषों को बैलेंस में रख के और शरीर की निरोगता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो गर्म पानी का सेवन एक बहुत उपयोगी चीज है इस समय, और मैं रिकमेंड करूंगा, हालांकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, परंतु उसको नजरअंदाज करते हुए सीधा ठंडे पानी पे ना जाएं, हल्का गुनगुना गर्म पानी का सेवन दिन में 4-5 बार करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव आपका। मुझे लगता है कि आपके सुझाए इन उपायों से लोग कोरोना को दूर अपने से भगाकर रखने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। ट्विटर पर लिखा है कि कोरोना को लेकर दुनिया पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ कर रही है, लेकिन संकट के इस घड़ी में भी राजनीति पर उतारू है कांग्रेस। ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह का, पलटवार सोनिया गांधी पर। और मुजफ्फरनगर मामले पर प्रशासन सख्त है, पुलिस पर हमला करने वालों पर अब एनएसए लगेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और पीवी सब रमा शास्त्री का बयान आया है। यूपी में आए विदेशियों ने वीजा नियम तोड़े हैं, यह भी कहा एडीजी ने। विदेशी नागरिकों पर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यूपी में आए जो जितने भी विदेशी हैं उन्होंने क्योंकि वीजा के नियमों को तोड़ा है, जो आपको पता है कि जमात से, तबलीगी जमात से लौटकर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो यूपी में घुस गए हैं, जगह जगह जाकर छिपे हुए हैं। अब उनको एक एक करके पकड़ा जा रहा है। अभी तक 1330 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। इसमें कई हैं 300 के करीब हैं जो विदेशी भी है। इन सब पर भी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने छिपाया है उनके खिलाफ तो रासूका लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एडीजी का एलओ का कहना। मामला मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां पर लॉकडाउन पालन करवाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए यूपी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बहुत गलत बात है कि अब हमारे लोग जो नॉर्मली जितनी ड्यूटी देते हैं उससे भी बढ़ करके निरंतर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, समाज का हर व्यक्ति देख रहा है इस प्रकार पुलिस किस तत्परता से लगी हुई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पुलिस के ऊपर अटैक करता है, यद्यपि नॉर्मल टाइम में भी अटैक करना कानूनन अपराध है, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, उस टाइम पर अटैक करना बहुत बड़ा अपराध है। इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। लॉ में जितने भी प्रावधान कठोर कार्रवाई के होते हैं सब इसमें प्रयोग किया जाएगा। और 5 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और भी कार्रवाई जब जरूरत पड़ेगा और भी कार्रवाई, इनको डिटेन भी करना पड़ेगा एनएसए वगैरह में, तो वो भी को हम कानूनन अगर जो प्रावधान है उसके सबका हम उस पर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो मैसेज जारी करेंगे लॉकडाउन को लेकर के। वीडियो मैसेज ये हो सकता है, कल पीएम मोदी क्या कहेंगे ये कल पता चलेगा, मगर उससे पहले आज पीएम ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि सभी धर्मगुरुओं से मुख्यमंत्री मिले, बात करें, लोग बात करें और उनको समझाएं कि इस वक्त कोरोना से लड़ना पहली प्राथमिकता है। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर
ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। बद्रीनाथ में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है। अप्रैल के महीने में बर्फबारी से यहां फिर ठंड लौट गई है। इसी महीने खुले हैं बद्रीनाथ के कपाट, लेकिन उससे पहले देखिए किस कदर बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में। अप्रैल के महीने में बद्रीनाथ कपाट खुलने हैं और इसी महीने देखिए फिर से एक बार बर्फबारी और जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की परतें चारों तरफ किस तरह बिछ गई हैं, सफेद चादर, ये देख सकते हैं आप। जारी है यहां पर खबरों का सिलसिला।